यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन दिनों भारत देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। हमने अपनी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि हमारा आत्मसम्मान भी खोया था। अंग्रेजों की जुल्मी हुकूमत से, अमानवीय अत्याचारों से भयग्रस्त होकर सारा भारतवर्ष रो रहा था। कई देशभक्त क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार। वे जन्म से ही देशभक्त थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में वे समर्पित थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता से काम करते करते उनके मन में हमारा देश आखिर गुलाम क्यों हुआ, हमारे देश पर विदेशियों की बुरी नजर हमेशा क्यों पड़ती है, ये बात उन्हें अस्वस्थ करने लगी। मातृभूमि की गुलामी के कारण निरंतर अस्वस्थ उनका मन उद्विग्न हो उठता था। जातिवाद, प्रांतवाद, सांप्रदायिकता एवं अनन्य भेदों का ऊपर उठना और राष्ट्रीयता का प्रभाव कम होना, ये हमारे पराधीनता के कारण डॉक्टर हेडगेवार जी के चिंतन में प्रकट हुए। उन्हें सत्य का मार्ग मिल गया। हिंदुत्व ही भारत का वास्तविक राष्ट्रीयत्व है, ये उनके चिंतन में प्रकट हुआ। सज्जन शक्ति का संगठन, सभी प्रकार के भेदों से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रीयता की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ने वाला समाज, जगत के मानवीय कल्याण अंतिम उद्देश्य लेकर उन्होंने एक अद्भुत, अकल्पनीय आदर्श संगठन खड़ा किया। उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक ऐसा संगठन जिसकी आत्मा हिंदुत्व है और शरीर राष्ट्रवाद से लबालब। दिनांक 27/9/1925 इस शुभ मुहूर्त को नाग नदी के किनारे नागपुर नगरी में इस ऐतिहासिक संगठन शक्ति का निर्माण हुआ। यही संघ आज समूचे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कार्य पताका फहरा रहा है। सेवा, संस्कार, शिक्षा, धर्म, सामाजिक समरसता और देशभक्ति की नींव रखते रखते संघ विकसित हो रहा है। संघ ने अनेक राष्ट्र समर्पित राष्ट्र पुरुष निर्माण किए। संघ ने राष्ट्र कार्य के लिए अनेक संस्थाएं, विभाग निर्माण किए। सन 1925 में आधुनिक भगीरथ डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ गंगा अपने मातृभूमि में अवतरित की और प्रवाहित की। इस संघ को आज महासागर का स्वरूप प्राप्त हुआ है। देश विदेश में सारे विश्व में ये प्रतिष्ठित और कार्यरत है। संघ किरण घर घर पहुंचाने को अगणित नंदादीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी सा चुपचाप गले। संघ गंगा के प्रभाव से देश के कोने कोने में ऐसे अनगिनत नंदादीप प्रज्वलित हुए, जिन्होंने अपने निजी जीवन का कण कण, क्षण क्षण समाज को अर्पित किया। इस दीप मालिका में एक तपस्वी साधक और निष्काम कर्मयोगी स्वयं सेवक थे स्वर्गीय शंकरलाल जी भीकमचंद जी खंडेलवाल उपाख्य काका जी। काका जी इस नाम से उन्हें केवल अकोला ही नहीं या विदर्भ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में उन्हें सम्मान से जाना जाता था। ऐसे कर्मवीर स्वयं सेवक थे काका जी। राजे रजवाड़ों की वीर भूमि राजस्थान में रींगस नामक ग्राम, ये काका जी के घराने का मूल स्थान है। उस वक्त पुराने जमाने में राजस्थान में प्लेग की महामारी आई थी और अकाल भी पड़ा था। इस कारण काका जी के पूर्वज राजस्थान से महाराष्ट्र आए थे और जलगांव जिले में बोधवड़ के पास पिंपड़ गांव नामक गांव में रहने लगे। इसी गांव में मानो कि कोई कर्मयोगी पुण्यात्मा अपना शेष सत्कर्म और सामाजिक दायित्व निभाने हेतु धरती पर आया
1 अगस्त 1920 के शुभ मुहूर्त पर भीकम चंद जी और मोहरी देवी खंडेलवाल इस दाम्पत्य को तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम था शंकरलाल भीकम चंद जी खंडेलवाल। उनकी परिस्थिति सर्वसामान्य थी। कुछ दिन बाद व्यवसाय करके अपने निर्वाह हेतु भीकम चंद जी खंडेलवाल अपने बड़े बेटे बिहारी लाल और छोटे बेटे शंकर लाल और अपने परिवार को लेकर राजराजेश्वर नगरी अकोला में आए। अकोला आने के बाद श्री माणिक चंद जी जैन इन्होंने भीकम चंद जी और उनके परिवार को बहुत मदद की, सहारा दिया, सुख दुख में उनके साथ रहे। आज भी उनके और खंडेलवाल परिवार के ऋणानुबंध कायम है। ताजनापेट परिसर में स्वर्गीय गुलाब चंद जी सारडा इनकी सहायता से उनकी दुकान के बाहर पेटी लगाकर चांदी के घुंघरू और आभूषण बेचने का छोटा सा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया। बालक शंकर लाल को उन्होंने हरिहरपेट स्थित टाउन हॉल में दाखिल किया। शंकर लाल जी 10वीं तक टाउन स्कूल में पढ़े और पिताजी के साथ व्यवसाय में मदद करने लगे। काका जी को बाल्यावस्था से ही देशभक्ति से प्रेरित कथाएं, महापुरुषों के आत्मचरित्र, ऐसी किताबें और दैनिक समाचार पढ़ने का शौक था। इसलिए वे प्रतिदिन बाबूजी देशमुख वाचनालय में पढ़ने जाते थे। सन 1936 में तुमसर स्थित गीता देवी खंडेलवाल इनके साथ श्री शंकर लाल जी का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात उन्होंने स्वर्गीय माणिक चंद जी जैन इनके प्रतिष्ठान में बहुत दिनों तक 75 रुपए प्रति माह वेतन पर काम किया। माणिक चंद जी उनके आधार स्तंभ रहे। सन 1937 का वो पर्व था। काका जी की केवल 17 वर्ष की आयु थी। काका जी के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। एक स्नेही जन ने उन्हें अपने साथ, आज जहां बस स्टैंड है उसके पीछे महसूल कॉलोनी का बड़ा मैदान था, जहां संघ की शाखा लगती थी, उस प्रभात शाखा में ले गए। त्वदयाय कार्याय बद्धा कटियम के संकल्पित स्वर से काका जी रोमांचित हुए। काका जी के जीवन को जैसे संघ का परिस्पर्श हुआ। जैसे कि कोई चातक मेघ की वर्षा के लिए प्यासा तड़पता हो, उसी तरह काका जी संघ की विचारधारा और शिक्षा से मानव सेवा के लिए कटिबद्ध हो गए। उसी दिन से काका जी काया वाचा मन से संघ के हो गए, तो अंतिम श्वास तक संघ के रहे। 21 जून 1940 को संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का देहांत हुआ। परम पूजनीय श्री गोलवलकर गुरुजी संघ के दूसरे सर संचालक बन गए। आध्यात्मिक तेज से आलोकित ऐसे सन्यासी के रूप में श्री गुरुजी संघ का कार्यरथ आगे बढ़ाने लगे। ब्रिटिशों के खिलाफ देश अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था। संघ के स्वयं सेवक भी इसमें शामिल थे। काका जी भी संघ के इस कार्य में जुट गए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की दुर्दैवी हत्या हुई। इसमें संघ के सहभाग की आशंका व्यक्त हुई। सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। अनेक शहरों में संघ कार्यालयों पर हमले हुए। अनेक स्थानों पर स्वयं सेवकों को निशाना बनाया गया। काका जी उस कठिन घड़ी में बड़ी हिम्मत से काम कर रहे थे और इसी के साथ साथ संघ विचारों के काम में अविरत व्यस्त थे। उनके साथ स्वर्गीय मांगीलाल जी शर्मा, स्वर्गीय शंकर राव जी समुद्र, स्वर्गीय जवाहर लाल जी लुंकड़ आदि अनेक लोग थे। आगे चलकर न्यायालय द्वारा संघ पर लगा ये आरोप निर्दोष सिद्ध होने के बाद सरकार ने संघ से प्रतिबंध हटा लिया था। श्री गुरुजी के पास सभी को लाभ मिलने हेतु काका जी ने प्रयत्न पूर्वक अकोला में श्री गुरुजी के प्रवास और मार्गदर्शन की रचना की। आज रामदासपेट में जहां श्रीमान रतनलाल जी खंडेलवाल रहते हैं, उसी घर में श्री गुरुजी के निवास की व्यवस्था हुई। यहीं से श्री गुरुजी और काका जी का स्नेह भरा रिश्ता बन गया। संघ कार्य का कर्तव्य निष्ठा से वहन करते हुए काका जी ने सराफा गली में अपनी स्वयं की पेड़ी शुरू की। ये कदम काका जी के असीम आत्मविश्वास को तो दर्शाता ही है, अपितु संघ कार्य और पारिवारिक जीवन इसका सुंदर मिलाप भी दर्शाता है। काका जी ने भाई बिहारी लाल जी के सुपुत्र मदन लाल को 16/6/1955 को दत्तक लिया। श्री मदन लाल जी भी प्रारंभ से ही निष्णात, बुद्धिमान और कार्यकुशल थे। उन्होंने काका जी को व्यवसाय में पूर्ण सहयोग दिया। बाद में दिनांक 5 अक्टूबर 1960 में शंकर लाल जी और गीता देवी इनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसका नाम रखा गोपाल।
1958-59 के समय अकोला में अकाल पड़ गया। किसान, गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों पर तो जैसे संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी समय तत्काल स्वयं सेवकों के साथ काका जी ने अकालग्रस्त परिसरों में अन्न, धान्य, कपड़े, औषधियों का वितरण किया और सभी को इस काम में हाथ बटाने के लिए प्रेरित भी किया। स्वर्गीय वसंतराव कसबेकर, जो तत्कालीन जिला प्रचारक थे, उन्होंने अकोला के पुराने शहर में विद्यालय प्रारंभ करने की कल्पना भास्कर राव देशपांडे, भाऊ साहेब गोडबोले, रतनलाल जी अग्रवाल इन सभी के सामने रख दी। इसी विचारों से शिक्षण प्रसारक मंडल की स्थापना हुई। स्वर्गीय भाऊ साहेब गोडबोले ने अपनी 1 एकड़ जमीन समर्पित कर इस कार्य का श्री गणेशाय किया। स्वर्गीय वसंतराव जी ने सन 1960 में काका जी पर इस संस्था का पूरा दायित्व सौंप दिया। काका जी ने सभी सहकारी वृंदों के साथ इस संस्था का अपने परिश्रम और कर्तव्य से वट वृक्ष में रूपांतरण कर दिया। 1958 में भीकमचंद खंडेलवाल विद्यालय, 1972 में मोहरी देवी खंडेलवाल कन्या विद्यालय, 1980 में गीता देवी खंडेलवाल फार्मेसी इंस्टीट्यूट, 1979 में खंडेलवाल प्राइमरी विद्यालय इतना प्रचंड विस्तार किया। इस संस्था के निर्माण, प्रगति और कार्यान्वयन में काका जी के परिश्रम का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी पर अपार स्नेह किया। पुराने शहरों में हजारों छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण की गंगोत्री काका जी ने प्रवाहित कर दी थी। अनेक स्वयं सेवकों के परिवार सक्षम हो गए। काका जी के अनुपम दूरदृष्टि, कार्य के प्रति समर्पण और दूसरों का कल्याण हो, इन मूल्यों का दर्शन एवं अनुभूति हमें होती है। अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की निर्मित इसी समय विदर्भ प्रांत में कोऑपरेटिव बैंकों का निर्माण हो, ऐसे प्रयास शुरू किए। स्वर्गीय वसंतराव जी ने इस विषय का अकोला विभाग का दायित्व काका जी को सौंप दिया था। दिनांक 28/9/1963 को काका जी की अध्यक्षता में अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। काका जी ने पुराने किराना बाजार में छोटी जगह भाड़े से ली। अपने दुकान के श्री शैलेश शाह, श्री रेवती रमन जी खंडेलवाल इनको बैंक का कामकाज करने के लिए रोज दुकान से भेजते थे। स्वयं रोज प्रातः निकलते थे, शेयर होल्डर्स तैयार करते थे, धनराशि खड़ी करते थे, आने वाली समस्याओं को सुलझाते थे। श्री जवाहरलाल जी, वासुदेवराव मनभेकर, प्रभाकर राव सोनटक्के, नारायण राव तेंदुलकर, मधुकर राव पसारकर, नामदेव राव गंगावते, इनके साथ काका जी ने अकोला अर्बन बैंक के वृक्ष का पौधा लगाया। स्वयं उसे पानी देकर संजोया, बड़ा किया। आज 650 कर्मचारियों द्वारा कार्यरत ये बैंक महाराष्ट्र की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का दर्जा प्राप्त कर चुकी है और अग्रगण्य होकर देश के आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और हजारों ग्राहकों के कसौटी पर खरी उतरी है। नगर सेवक के रूप में सेवा कार्य। 1970 में अकोला नगर पालिका के चुनाव घोषित हुए। ये चुनाव काका जी लड़े, ऐसी सूचना उन्हें प्राप्त हुई। इस सूचना के अनुसार काका जी जन संघ की ओर से नगर पालिका का चुनाव जय हिंद चौक परिसर से लड़े। सभी से संपर्क एवं स्नेहपूर्ण संबंधों के आधार पर काका जी इस चुनाव में विजयी हुए। नगर सेवक के रूप में उन्होंने सेवा के मापदंड खड़े कर दिए। सुबह 6 बजे से परिसर में घूमते थे और लोगों की समस्याएं सुलझाने का प्रयास करते थे। सन 1971 में बांग्लादेश सत्याग्रह हुआ। अकोला से काका जी इस सत्याग्रह में भाग लेने दिल्ली गए। इस सत्याग्रह का नेतृत्व माननीय अटल जी ने किया था। उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आए श्रीमती गीता देवी और गोपाल भैया भी उत्साहित होकर उनके साथ रेल में चढ़ गए और दिल्ली सत्याग्रह के लिए दिल्ली गए। सत्याग्रह के पश्चात गिरफ्तारियां हुई। काका जी, श्रीमती गीता देवी और गोपाल भैया तथा अकोला से गए सभी सत्याग्रही तिहाड़ जेल में एक दिन के लिए बंदी थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल घोषित हुआ। देश में विभिन्न संस्थाओं के लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। संघ पर दूसरी बार प्रतिबंध लग गया। देश भर के हजारों स्वयं सेवकों को बंदी बनाया गया। काका जी को भी सरकार ने बंदी बनाया और नागपुर कारागृह में रखा। काका जी भी 17 महीनों तक मीसाबंदी रहे। काका जी ने अत्यंत संयम से इस परीक्षा का सामना किया। हर बुधवार को श्री मदन लाल जी
एवं श्री गोपाल भैया उन्हें नागपुर मिलने जाते और उनसे चर्चा करते थे। आपातकाल समाप्त हुआ, संघ का प्रतिबंध हटा, काका जी अकोला आ गए। इमरजेंसी के बाद काका जी ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। उस समारोह में तत्कालीन सरसंचालक परम पूज्य बाला साहब देवरस थे, उसके संयोजक काका जी थे। किंतु इस आपातकाल में सरकार ने अनेक जाचक कानून लागू कर दिए थे। स्थापित हो चुका व्यवसाय डगमगा गया था। जिस किसी ग्राहक ने कुछ गिरवी रखा हो, उनसे बिना कुछ मुआवजा लेकर वो वापस किया जाए, ऐसा कानून आने से सभी के सभी चिंताग्रस्त थे। लगभग 99% ग्राहकों ने काका जी के कार्य पद्धति पर पूरा विश्वास प्रकट किया था। ये एक अद्वितीय उदाहरण था। इस विषय को लेकर काका जी ने सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट वल्लभदास जी मोहता के नेतृत्व में एक याचिका दाखिल की थी। इस विषय के लिए श्री मदन लाल जी दिल्ली जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भी भेंट कराए और अपना पक्ष रखा था। सर्वोच्च न्यायालय में आगे इस विषय में स्टे आकर जीत प्राप्त हुई। ऐसे जिद्दी और आत्मविश्वास से भरपूर थे काका जी। तसा काकाजींचा स्वभाव फार चिकाटीवाला होता आणि हार्डवर्क, मेहनत जे मी त्यांना बघितलं, कठोर परिश्रम हा त्यांचा स्वभाव होता आणि त्या स्वभावामुळे त्यांनी व्यवसायामध्ये अत्यंत चिकाटीने, अत्यंत प्रामाणिकतेने त्या व्यवसाय, सोन्या चांदीचा व्यवसाय असल्यामुळे तो प्रामाणिकताचा मूळ भाव होता। स्वभावामुळे त्यांनी तो व्यवसाय असा शून्यातनं मोठा केला। सकाळी 5:30ला उठणे, 6:30ला आंघोळ करून शाखेत जायचे, शाखा करून आमच्या काळामारुतीच्या घरी, जुन्या घरी, तिथनं ते जायचे की सकाळचा नाश्ता ते तिथेच करत असे। आईची आई खूप वाद करत असे, पण त्यांचा जो स्वभाव होता सगळ्यांना घेऊन चालायचा की अनेकांना, मोहल्ल्यामधल्या वेगवेगळ्या लोकांना ते भेटून त्यांच्याशी संपर्क त्यांचा शाखेत जाण्याच्या वेळेसही आणि नंतरही। इसी समय अकोला में समाज के कार्यक्रमों के लिए भवन की आवश्यकता लग रही थी। ऐसी स्थिति में भी काका जी ने निधि खड़ी की और स्वर्गीय मांगीलाल जी शर्मा, जो उनके प्रिय सहकारी थे, उनकी मदद से आलसी प्लॉट में खंडेलवाल भवन के निर्माण के लिए एक प्लॉट खरीदी किया। समाज के लोगों को एकत्रित कर सभी की मदद से उस स्थान पर अत्यंत भव्य और विशाल ऐसा खंडेलवाल भवन खड़ा किया। काका जी ने अपने सभी भाई बहन परिवारजनों को कर्तव्य निष्ठा से पूरी सहायता की। सभी को सक्षम बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। गांधी मार्ग पर खंडेलवाल अलंकार केंद्र का निर्माण कर श्री मदन लाल जी को उसका दायित्व सौंप दिया। प्रत्येक प्रकार का कार्य करने का साहस उनमें था। वे कभी निराश होकर नहीं बैठे। ऐसा कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं कि वो निराश होकर बैठे हों। जय हिंद चौक से अगरवेश की ओर जाने वाली गली में काका जी का घर था। सामान्य स्वरूप का ये घर, किंतु ये केवल घर नहीं था, संघ के लिए तो उनका अपना हक का घर था। श्री नानाजी देशमुख, श्री दीनदयाल जी उपाध्याय, कितने सारे ऋषि तुल्य इस घर में निवास करते थे। संघ कार्यालय तब छोटा था और सुविधाएं भी नहीं थी। काका जी प्रचारक को देवता समान मानते थे। किसी को भी कोई असुविधा ना हो, इसकी काका जी सदैव चिंता करते थे। इस काम में काकी जी यानी गीता देवी जी अपने पति यानी काका जी को पूरा समर्थन देती थी, पूरा सपोर्ट करती थी। आए हुए मेहमानों की खातिरदारी करना, उनकी आवभगत करना, खान पान, सभी बातों का संपूर्ण दायित्व उन्होंने जीवन भर निभाया। सन 1980 में काकी जी को दुर्भाग्यपूर्ण कर्क रोग हुआ। उन्हें मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां तत्कालीन आरोग्य मंत्री और काका जी की मानी हुई बहन श्रीमती डॉक्टर प्रमिला ताई टोपले ने काकी जी की संपूर्ण व्यवस्था टाटा हॉस्पिटल में की और अपना उत्तरदायित्व निभाया। जब काकी जी की गंभीर हालत थी, तब एक विलक्षण अद्भुत घटना घटी। काका जी ने पंडित को बुलाकर हाथ में रुपया और पानी देकर काकी जी के हाथों से एक संकल्प छोड़ा। काकी जी के स्वर्ण के गहने और आभूषण, वो काकी जी के बाद इन गहनों को बेचकर हम फार्मेसी कॉलेज के विकास के लिए उन गहनों के पैसों का विनियोग करेंगे। ऐसा संकल्प काकी जी से करवाया और काकी जी ने एक आदर्श पत्नी के नाते इस बात को मान्यता दी। कितना महान त्याग, दानशीलता। काकी जी एक आदर्श नारी, एक आदर्श पत्नी थी।
दिनांक 16/11/1981 काकी जी स्वर्ग लोक की यात्रा पर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। स्वर्गीय काकाजी म्हणजे श्री शंकरलालजी खंडेलवाल यांचं प्रथम दर्शन मला 18/9/81 या रोजी झालं। ही तारीख का लक्षात आहे? कारण ती तारीख उलटी करा सरळ करा 18/9/81 होते। या दिवशी मी अकोल्यात प्रचारक म्हणून आलो आणि त्यामुळे स्वाभाविक ही तारीख माझ्या लक्षात आहे। काकाजींचं प्रथम दर्शन तेही मला लक्षात आहे। मी नागपूरहून प्रचारक म्हणून महाराष्ट्र एक्सप्रेसने अकोल्याला आलो। स्टेशन उतरलो। आधी कळवलं असल्यामुळे स्थानिक कार्यकर्ते, 2-3 तरुण कार्यकर्ते आणि एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते, धोतर, शर्ट, डोक्यावर काळी टोपी, मध्यम बांध्याचे आणि ज्येष्ठ असलेले व्यक्तिमत्व मी पहिल्यांदाच पाहत होतो। बाजूच्या कार्यकर्त्यांनी परिचय करून दिला की माननीय शंकरलालजी खंडेलवाल काकाजी आपले माननीय अकोला नगर संघचालक, आणि माझी नियुक्ती नगर प्रचारक म्हणून झाली होती। त्याच्यामुळे स्वाभाविक माझे पालकच मला स्टेशनवर घ्यायला आले। तर खरोखर माझ्याकरता धन्य होतं। मी तरुण कार्यकर्ता, 24 वर्षाचं वय असेल, आणि त्याला घेण्याकरता स्टेशनवर ज्येष्ठ कार्यकर्ते यावं आणि ते सुद्धा मान्य संघचालक, मलाही आश्चर्य वाटलं। पण जेव्हा मी अकोल्यात रुळलो माझ्या लक्षात आलं की काकाजींचा स्वभाव आहे, कोणताही संघाचा कार्यकर्ता हा येणार असेल त्याची माहिती बैठकीत मिळायची, आणि ती माहिती मिळाली की काकाजी बरोबर त्या दिवशी सकाळी कार्यालयात फोन करणार की आज कोण येणार आहे, किती वाजता येणार आहे, घ्यायला कोण जाणार आहे, ही सगळी चौकशीतली स्वतः काकाजी घ्यायला जायचे। साधारण त्यावेळी कार्यालयात यायचे, जाणारा कार्यकर्ता त्याला सोबत घ्यायचे आणि मग त्याला घेऊन स्टेशनवर जाऊन त्या कार्यकर्त्याला कार्यालयात घेऊन यायचे किंवा त्या पुढच्या कार्यक्रमात व्यवस्था करायची। आता आम्हाला सगळ्यांना खरं कौतुकी वाटायचं, आणि आलेला कार्यकर्ता तर संकोचून जायचा की आपल्याला घ्यायला प्रत्यक्ष मान्य संघचालक। मी माझं भाग्य समजतो की अकोल्याच्या धर्तीवर पहिला पाय मी ठेवला आणि मला दर्शन काकाजीं झालं। मध्यम वर्गीय परिवारों के घर का स्वप्न पूर्ण हुआ। गोरक्षण रोड पर सहकार नगर के सामने एक बड़ी जमीन खरीदकर विजय हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना की, और इस उपक्रम से कई वर्षों तक जिनका स्वयं का घर एक ख्वाब था, एक सपना था, उन सैकड़ों परिवारों का अपना घर साकार हो सका। खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने तत्कालीन सचिव श्री गोपाल जी खंडेलवाल के नेतृत्व में सन 2002 में वहां एक सुसज्जित विद्यालय का निर्माण कर काकाजी का स्वप्न पूर्ण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काकाजी को सराफा एसोसिएशन ने महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष पद देकर उनका मार्गदर्शन लिया। काकाजी अपने अनुभव से संपूर्ण प्रदेश को मार्गदर्शन करते रहे। सन 1966 में खंडेलवाल समाज की संपूर्ण भारतवर्ष में जनगणना हो, ऐसा विचार उन्होंने अजमेर की सभा में रखा। उसका कार्यान्वयन हुआ। संपूर्ण देश में खंडेलवाल समाज की जनगणना का कार्य काकाजी के प्रयत्नों से साकार हो सका। सावतराम मिल के मजदूरों को सहायता। सावतराम मिल किसी कारणवश बंद पड़ गई। वहां के हजारों मजदूरों पर भुखमरी का संकट आ पड़ा था। तत्काल काकाजी वहां पहुंचे। सभी मजदूरों को अन्न, धान्य, कपड़े, जीवनावश्यक वस्तुओं की सहायता देने में सभी स्वयंसेवकों को साथ में जुटा लिया। ये समस्या समाप्त होने तक एक पिता की भांति उनके पीछे खड़े हो गए। लगभग इसी समय अकोला जिले पर भयंकर बाढ़ का संकट आया। लगातार बारिश चल रही थी। विद्यमान सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत उस समय अकोला जिला प्रचारक थे। पूजनीय मोहन जी और काका जी कुछ स्वयंसेवकों को लेकर लोखंडी पुल पर बाढ़ देखने गए। देखते देखते वहीं पर सभी ने बैठक की और राहत कार्य की योजना वहीं पर बना डाली। सभी स्वयंसेवकों ने बारिश की चिंता किए बिना अपना कार्य शुरू कर दिया। बेसन रोटी का भोजन वितरित करना, स्वच्छता के लिए सहायता करना, दवाइयाँ, कपड़े, अनाज वितरित करना, ऐसे कार्यों की पहल पूजनीय मोहन जी, काका जी तथा तत्कालीन स्वयंसेवकों ने अत्यंत आत्मीयता से और कर्तव्य निष्ठा से किया। माननीय अटल जी जैसे त्यागी और देशभक्त नेता देश का प्रधानमंत्री बने, ये काका जी की निर्मल भावना थी।
विठ्ठलराव सालपीकर, वसंतराव बापू देशमुख, डॉक्टर प्रमिलाताई टोपले, भाऊ साहेब फुंडकर आदि अनेक तत्कालीन भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता काकाजी से मार्गदर्शन लेते थे। 1979 में भाऊ साहेब फुंडकर अकोला लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दूसरी बार सिद्ध हुए। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भाऊ साहेब फुंडकर के रूप में अकोला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी चुनाव जीते। वो दिन सभी के लिए आनंद का दिन था। विजय की घोषणा होने के तुरंत बाद भाऊ साहेब काका जी को मिलने गीताई घर आए। भाऊ साहेब की आंखों में आंसू रुक नहीं सके। उन्होंने काका जी का आशीर्वाद लिया। काका जी तो कर्म प्रधान थे। आज की राजकीय सफलता का परिदृश्य देख उस समय काका जी ने दूरदृष्टि से जो पेड़ लगाए थे, आज वो पेड़ फूलों से भरे हैं, फलों से लदे हैं, ऐसे थे काका जी। मी आज जे काही असेल त्यामध्ये अनेक लोकांचा सहभाग आहे, परंतु त्याचं प्रेरणास्त्रोत जे आहे ते निश्चितच शंकरलालजी खंडेलवाल आहेत। गीताई संघ कार्य की आवश्यकता हेतु निर्माण। इसी कालावधि में उन्हें पैरालिसिस का छोटा सा आघात सहना पड़ा, किंतु अपने जिद्दी स्वभाव से काका जी ने उस पर मात की और अपने कर्म क्षेत्र में फिर जुट गए। 1990 के दशक में आलसी प्लॉट में काका जी ने गीताई निवास स्थान का निर्माण किया। गीताई केवल निवास स्थान न बने, ये संघ कार्य का केंद्र बने। इसी निर्मल भावना से उन्होंने इसका निर्माण किया। अकोला में दीपावली बैठक कर्म पथिकों का संगम। संघ के अखिल भारतीय अधिकारियों की चिंतन बैठक 3 दिनों तक दीपावली काल में अकोला में संपन्न हुई। इस बैठक को यशस्वी बनाने के लिए काका जी ने खंडेलवाल भवन और गीताई सुसज्जित किया। सरसंचालक पूजनीय बाला साहेब देवरस, पूजनीय रज्जू भैया, पूजनीय सुदर्शन जी, पूजनीय पूर्व सरसंचालक गण तथा विद्यमान सरसंचालक पूजनीय मोहन भागवत जी, ये सभी मान्यवर दीपावली में आयोजित बैठक के निमित्त एक समय गीताई पर एकत्रित थे। ये एक पावन और दुर्लभ योग था। माननीय शेषाद्री जी, माननीय अशोक जी सिंघल, माननीय अटल जी, माननीय अडवाणी जी, सुमित्राताई महाजन, स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन, माननीय नितिन जी गडकरी, सभी का काका जी पर अपार स्नेह था। काका जी के मन में भी सभी के प्रति नितांत श्रद्धा थी। राष्ट्र का चिंतन करने वाले कर्म पथिक गीताई पर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। गीताई पर आने वाला एक भी व्यक्ति कभी निराश नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को केवल समाज के लिए ईश्वर ने भेजा हुआ प्रसाद ही माना जा सकता है। 1988 में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी वर्ष था। विविध कार्यक्रमों की रचना हुई। काका जी ने डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा समिति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सभी प्रचारक, अधिकारी, प्रमुख स्वयंसेवकों ने उसे मूर्त स्वरूप प्रदान किया एवं इस समिति के अंतर्गत विविध सेवा प्रकल्प की शुरुआत उसी समय हुई। काका जी ने इन सभी विषयों में अत्यंत तन्मयता से कार्य कर अनेक उपक्रमों की नींव रख दी थी। एकता यात्रा, गीताई, डॉक्टर जोशी जी एवं श्री मोदी जी। 1991 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कश्मीर की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, इस भावना के प्रकटीकरण हेतु उन्होंने एकता यात्रा आयोजित की। विद्यमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी उस यात्रा के मुख्य संयोजक थे। ये एकता यात्रा अकोला पहुंची। मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के मैदान में विशाल जनसभा हुई। उसके पश्चात ये एकता यात्रा गीताई पर आई। डॉक्टर जोशी जी, श्री मोदी जी, प्रकाश जी जावड़ेकर, गोपीनाथ मुंडे जी, नितिन जी गडकरी, श्रीमती जयंती मैन मेहता, सभी मान्यवरों का रात्रि का स्नेह भोज एवं निवास गीताई पर हुआ। अगले दिन सुबह 8 बजे वहीं पर पत्रकार परिषद हुई। उसके पश्चात ये एकता यात्रा कश्मीर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ गई। अकोला का गणेशोत्सव वैशिष्ट्यपूर्ण उत्सव रहा है। अकोला की श्री गणेश विसर्जन यात्रा एक ऐतिहासिक परंपरा की साक्षी रही है।
काका जी अंतिम सांस तक इस विसर्जन यात्रा समिति के उपाध्यक्ष रहे। आयुर्वेद महाविद्यालय का संचालन करने वाली राष्ट्रीय वैद्यक प्रसारक मंडल का काका जी ने 8 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। 400 बेड वाला आयुर्वेद हॉस्पिटल काका जी के कार्यकाल में सुचारू रूप से चला एवं महाविद्यालय में वसति गृह काका जी ने शुरू कर दिया था। जिस भी विषय को काका जी हाथ में लेते उसे सभी दृष्टि से परिपूर्ण करने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से विलीन कर देते थे। अकोला में कर्क रोग के लिए हॉस्पिटल की कल्पना जन्म ले चुकी थी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री श्री जमनलाल जी गोयन का इस विषय में काम कर रहे थे। श्री जमनलाल जी ने संत तुकाराम हॉस्पिटल में विश्वस्त के नाते काका जी को जोड़ने का आग्रह किया। इस कार्य में काका जी शामिल हुए। केवल शामिल ही नहीं हुए बल्कि इस मिशन में तन मन धन पूर्वक योगदान दिया। वास्तविक रूप में श्री जमनलाल जी कांग्रेस विचारधारा से थे, किंतु उन्होंने काका जी को इस कार्य में साथ लिया। काका जी ने भी आनंद से इस विषय में सहयोग दिया। ऐसे अजात शत्रु थे काका जी। 1979 में राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम अकोला विभाग में अत्यंत प्रभावी पद्धति से कराने में काका जी के प्रयत्नों की पराकाष्ठा थी। अकोला में उस समय माननीय श्रीकांत जी देशपांडे, माननीय रवि जी भूसारी, माननीय सुभाष जी लोहे, माननीय मुकुंद जी देव, माननीय सुनील जी कुलकर्णी, माननीय प्रदीप जी जोशी ये प्रचारक थे। काका जी तो सभी प्रचारकों को ईश्वर समान मानते थे। ये रिश्तों की सुंदरता और गहराई संघ संस्कृति की अनुभूति हमें कराती है। 1991 में काका जी पर फिर एक बार पैरालिसिस का आघात हुआ। श्री रामकृष्ण टाले काका जी के प्रिय सहायक थे। पैरालिसिस के अटैक के बाद आपने कार्य भी संभाला, तन मन से सेवा भी की और वहीं पर उनके एक चौकीदार हुआ करते थे श्री दौलत राम जी। दौलत राम जी ने भी पूरी उम्र उनकी सेवा की। उनका स्वास्थ्य हिल गया, किंतु इसकी चिंता करते काका जी नहीं। मन से वे सदा प्रफुल्लित रहते थे। 1 अगस्त 1991 को काका जी ने 71 वर्ष की आयु में प्रवेश किया। जिनका स्वभाव, व्यवहार और कार्य अमृत की भांति मधुर था, वो काका जी 71 वर्ष में प्रवेश करने का निमित्त साधकर उनके कार्य का गौरव हो, ऐसी कल्पना संघ के तत्कालीन अधिकारियों के मन में आई। किंतु निर्मोही एवं संन्यस्त वृत्ति के काका जी इसके लिए तैयार नहीं थे। योजना से निश्चित हुआ, ये आज्ञा भरी मन से उन्होंने स्वीकृत की। सत्कार का कार्यक्रम प्रमिलाताई ओक सभागृह में संपन्न हुआ। ये समारोह अकोला के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। अकोला के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में क्लोज सर्किट टीवी का प्रयोग पहली बार हो रहा था। काका जी पर स्नेह करने वालों का संगम सभागृह में हुआ था। माननीय मोरोपंत जी पिंगले जैसे किमियागर और तेजस्वी प्रचारक तथा माननीय गौवैद्य इस समय उपस्थित थे। इसी समारोह में आदर्श गौरक्षण प्रकल्प का बीजारोपण हुआ। इसी प्रसंग पर काका जी ने स्वयं की ओर से महसपुर के निकट खेत जमीन का गौरक्षण कार्य के लिए समर्पण किया। वहीं से गौशाला प्रारंभ हुई। गौ संवर्धन का कार्य प्रारंभ हुआ। आज आदर्श गौरक्षण अनुसंधान केंद्र इसी स्थान पर खड़ा है। वहां अत्यंत उपयुक्त औषधियां निर्माण होती है जो देश विदेश में जाती है। इस समारोह से काका जी ने एक अत्यंत अनमोल प्रकल्प को साकार किया था, जिससे कल्याणकारी कार्य अविरत हो रहे थे और भविष्य में भी निरंतर होते रहेंगे। अकोला के इस गौरक्षण कार्य से प्रेरणा लेकर देश के विभिन्न भागों में इस तरह के गौ संवर्धन के उपक्रम शुरू हुए। उसी दिन 75 छोटे छोटे बालक जो कि अत्यंत गरीब स्थिति में थे, उन्हें उनके माता पिता सहित निमंत्रित किया गया। उन्हें भोजन कपड़े देकर उनकी काका जी ने पूजा की। श्री शांतिलाल जी ने तो अत्यंत जिम्मेदारी से व्यवसाय को संभाला। उनके योगदान का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री मदन लाल जी, श्रीमती लता देवी, इन्होंने अपने ज्येष्ठतम होने का कर्तव्य श्रेष्ठता से निभाया। डॉक्टर प्रमिलाताई टोपले तो काका जी की छोटी बहन थी ही, ताई का भी काका जी के प्रति अपार स्नेह था। डॉक्टर विष्णु टोपले के अचानक निधन के पश्चात ज्येष्ठ भ्राता के रूप में काका जी ताई के पीछे पहाड़ जैसे खड़े थे। स्वर्गीय प्रमिलाताई तो काका जी के परिवार का अभिन्न अंग थी। रिश्तों की जड़ें कितनी मजबूत, स्नेहिल और दृढ़ होनी चाहिए, इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। काका जी की दुकान में काम करने वाले कर्मचारी नहीं थे, वो उनके पुत्र समान थे।
एक अनूठे रिश्ते को काकाजी ने अपने व्यवहार से सभी के सामने रखा है। गोपाल भैया, रेखा भाभी, उनके पुत्र मधुर जी उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखते थे। खंडेलवाल परिवार के प्रत्येक सदस्य की वो चिंता करते थे। अयोध्या कार सेवा 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में कार सेवा हुई। प्रकृति अस्वस्थ के कारण काकाजी का अयोध्या जाना संभव नहीं दिख रहा था, तो सुपुत्र मदनलाल जी को अयोध्या जाने के लिए प्रेरित किया। मदनलाल जी के साथ उनके भतीजे श्री संदेश जी भी कार सेवा में शामिल थे। 6 दिसंबर 1992 को गुलामी का प्रतीक गिर गया और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। काकाजी के जैसे असंख्य कर्मवीरों के प्रयासों से आज राम मंदिर साकार हो रहा है। मेरा भी क्या पुण्य है कि यहां से अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो मुझे निमंत्रण मिला है, उसके प्रवास की शुरुआत भी मैं काकाजी के ही अभिवादन के साथ यहां से कर रहा हूं। एक अद्भुत संयोग है, तो मैं काकाजी की स्मृति को अयोध्या तक ले जाऊंगा, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर उन्हीं के परिश्रम से ऐसे लोगों से हमें मिला है। तो मैं काकाजी के इस संस्था के प्रांगण की, उनके प्रतिमा के प्रांगण की मिट्टी मुझे दे दे, मैं राम मंदिर के शिलान्यास में उसे डालूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जनवरी 1995 में घोषित हो चुके थे। अकोला में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद विजयी हुआ था। अब समय था पहले विधायक का। स्वर्गीय मांगीलाल जी शर्मा काकाजी के विश्वासु सहकारी और जनसंघ के पदाधिकारी थे। उनके सुपुत्र और नगर सेवक श्री गोवर्धन जी शर्मा को विधायक के लिए उम्मीदवारी प्राप्त हुई थी और इस चुनाव में श्री गोवर्धन जी शर्मा को विजय प्राप्त हुई। काकाजी को अपने पिता समान मानते थे वो हर वक्त काकाजी का मार्गदर्शन लेते थे। स्नेह के रिश्तों की मालिका बढ़ती जा रही थी। संघ कार्य का भी विस्तार हो रहा था। काकाजी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे तो प्रेरणा पुंज थे। शून्य से विश्व तक की यात्रा उन्होंने असीमित परिश्रम से की थी। हिमालय की ऊंचाई और समुद्र की गहराई कभी नाप सकते हैं? आपकी साधारण परिस्थिति से संघर्ष कर उन्होंने अपना घर, परिवार, आत्मीय जन, समाज, देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। काकाजी का संपूर्ण जीवन एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने व्यतीत किया। संघ को जीवन निष्ठा मानी, चाहे शिक्षा क्षेत्रों में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्र में समाज के शोषित, पीड़ित, दलित सभी लोगों के लिए इस समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, हमारे देश को आगे कैसे ले जाएं और समाज में सब सर्वांगीण उन्नति और विकास कैसे हो, यही उनका आत्मचिंतन रहा। उन्हीं के विचारों के आकर हमने ये कार्य काकाजी तक एक पीढ़ी ने किया, फिर काकाजी के बाद दूसरे पीढ़ी ने किया, अब हम तीसरी पीढ़ी करेंगे और ऐसी पीढ़ियां से पीढ़ियां इस देश के निर्माण के लिए काम करती रहेगी और उसमें हमारा योगदान, हम जैसे जो जो लोग हम काकाजी की आज जन्म शताब्दी कर रहे हैं, हमको इस विचार को लेकर काकाजी की, जिसलिए काकाजी जिए थे, इस विचार को आगे लेकर जाना है। काकाजी का जीवन अविश्रांत यात्रा थी। प्रेम, ममता, वात्सल्य, संवेदनशीलता, समर्पण, त्याग, प्रामाणिकता, आत्मीय भाव, उदारता, भव्य दिव्य कल्पकता, परिश्रम, सक्रियता, श्रद्धा, निष्ठा आदि अनेक मूल्यों का दर्शन हमें काकाजी के चरित्र में प्रत्येक कदम पर मिलता है। उनके जीवन का मध्यवर्ती बिंदु था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अनेक संस्थाएं, अनेक प्रकल्प, अनेक उपक्रमों के वे भगीरथ थे। 5 पीढ़ियों के पश्चात ये दिन आया है। भगवद्गीतेतच एका ठिकाणी वर्णन आहे, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, पूर्वजन्मातली अपूर्ण राहिलेली साधना पूर्ण करण्याकरता अशा शुची आणि श्रीमताम गेहे घरी जन्म घेऊन कर्तव्य कर्म पूर्ण करत आपली साधना पूर्ण करणारे असे गेल्या जन्मीचे योगी असतात, असं काही जणांकडे पाहून वाटतं। काकाजींचं जीवन हे या प्रकाराने आम्ही पाहतो। संघ स्वयंसेवक कसा असावा, त्यांनी कसं जगावं, हे बौद्धिकातनं ऐकणं एक गोष्ट आहे, पण त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण
हे काकाजींच्या रूपाने आम्ही पाहिलं. संघचालक म्हणून, राजकीय कार्यकर्ता म्हणून, संघाचा एक स्वयंसेवक म्हणून, हातीपायी धड असताना, घरी सगळं धंद्यामध्ये आलबेल असताना, कठीण असताना, तब्येत बरी नसताना, सदा सर्व काळ नेटकेपणाने प्रपंच चालवणे आणि संघरूपी परमार्थ हा त्यात आणून तो जास्तीत जास्त उत्कर्षाला नेणे हे कसं साधता येतं याचं एक उदाहरण काकाजींच्या रूपाने आम्हाला पाहायला मिळालं. मात्र मंदिर का समर्पित दीप में, किंतु काल के मन में कुछ अलग ही चल रहा था. जो काका जी कभी विश्राम नहीं करते थे वो अब घर में ही रहने लगे थे. काका जी के कार्य की गति, शरीर की गति, श्वास की गति धीरे धीरे कम हो रही थी. सूरज ढलने को आया. काल ने अपना कार्य किया. आसमान के सूरज के साथ काका जी रूपी सूरज भी 19 जनवरी 1995 को अस्त हो गया. अनंत यात्रा के लिए एक विशाल कार्य के यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई. जैसे अथाह महासागर स्तब्ध हो गया. संपूर्ण जीवन भर अपनी दूर दृष्टि से योजना करते रहे. जाते जाते अपनी दिव्य दृष्टि नेत्र समाज को नेत्रदान द्वारा अर्पित किए. कौन होगा वो भाग्यशाली जिसे काका जी की दृष्टि मिली. अंतिम यात्रा में विशाल जन समुदाय उमड़ पड़ा था. हजारों लोगों ने अश्रु नयनों से काका जी का अंतिम दर्शन लिया. ये समाचार संपूर्ण देश में फैल गया. देश भर से सैकड़ों श्रद्धांजलि संदेश प्राप्त हुए. शरीर से तो काका जी चले गए, किंतु वे अपने कार्यों से अमर हो गए. काका जी केवल व्यक्ति नहीं, तत्व है. एक शाश्वत सत्य है. संघ संस्कार और समाज कारण की पराकाष्ठा है. राष्ट्रभक्ति का विहंगम दृश्य है. उनके पश्चात श्री गोपाल भैया, रेखा भाभी, मदन लाल जी, लता भाभी, रतन लाल जी, वसंत जी, नितिन जी, मधुर जी, अनूप जी, मनाली जी एवं खंडेलवाल परिवार के प्रत्येक सदस्य, संघ स्वयंसेवक उनका कार्य आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी विरासत को अत्यंत पूज्य भाव से उनकी ही कार्यशैली में आगे ले जा रहे हैं. पुराने शहर में काका जी की इच्छा के अनुसार सन 1999 में महाविद्यालय का स्वप्न श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल जी एवं संचालक मंडल ने पूर्ण किया. काका जी का नाम महाविद्यालय को देकर उनकी स्मृति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. काका जी की जीवन रेखा हमें सदैव प्रेरणा की ऊर्जा देती रहेगी. चरैवेति का दिव्य संदेश देती रहेगी.